होने दीजिए, उसके बाद में वुड बी टेलिंग यू कि किस तरह से उनकी शेयर्स हैं और वो, तो दैट माइट बी टेकन एज एन एग्जांपल फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस हैं सुनिएगा. एज पर ऑर्डर 11 रूल 12 एन एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स डैश करके ऑप्शंस हैं, मे बी फाइल्ड बाय एनी पार्टी विदाउट फाइलिंग एनी एफिडेविट. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड है मे बी फाइल्ड बाय एनी पार्टी विद एफिडेविट. थर्ड है ओनली प्लेंटिफ में फाइल. ऑप्शन फोर्थ ओनली डिफेंडेंट में फाइल. Can you repeat question? ओके, हाँ, should I repeat? Option A, without affidavit, any Yes. party. Yes, this is without affidavit. जब आप रूल 12 देखेंगे भी तो उसमें इट हैज क्लियरली बीन रिटन कि इट इज विदाउट एफिडेविट. नेक्स्ट है इंटरोगेटरीज शैल बी आंसर्ड एज अंडर ऑर्डर 11 रूल 8 डैश करके ऑप्शंस हैं. ऑन ए सिंपल एप्लीकेशन, ऑन एन एफिडेविट, दिस वाज द सेकंड ऑप्शन. थर्ड है by filing the documents, and fourth है all of the above. Second, affidavit. B, affidavit. B, affidavit. Yes, affidavit पे ही आपको वो आंसर करनी होती है. कौन सा 30? वो डॉक्यूमेंट्स के लिए है, वो डॉक्यूमेंट्स के लिए है, ये इंटरोगेटरीज के लिए है. हाँ, वो प्लेंटिफ के लिए है, वो प्लेंटिफ के लिए है. जो नेक्स्ट वाला है ना 13, वो डिफेंडेंट के लिए है कि अगर आपको चाहिए कुछ ऑब्जेक्शन है या कुछ भी, देन किस तरह से दैट. हाँ, रूल 13 में दैट इज फॉर द डिफेंडेंट. ओके, नेक्स्ट है ऑन dismissal of suit for non-compliance with an order for discovery under order 11 rule 21 dash can bring a fresh suit as a matter of right, can bring a fresh suit with the leave of the court, can bring the fresh suit with the permission of the high court, and last option no fresh suit shall lie. Fourth one, no fresh suit shall lie. Yes, very correct, no fresh. हाँ, डिफेंस है. यस, जब आपको हम बोल रहे हैं कि आप इंटरोगेटरीज लाइए, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो इट्स बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसके आंसर करें. और अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो उस तरह से ऑब्जेक्शन फाइल करें. ये क्या बात हुई, ना आप ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं ना आप इंटरोगेटरी आंसर कर रहे हैं, देन योर डिफेंस शैल बी स्टक डाउन. बट हमने इसका केस भी देखा था व्हेरेन वी हैव स्टडीड दैट कि ये जो भी जिस तरह से होते हैं, इसे स्टक डाउन कर देंगे आपके डिफेंस को. दीज आर द एक्सट्रीम पावर्स व्हिच मस्ट बी यूज्ड इन द एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस. ऐसे नहीं है कि आप कभी भी आके बोल दोगे कि आपका स्टक डाउन हो गया है. ओके, मैम आप वो केस का नाम बता सकते हैं? यस यस, बाबर स्विंग मशीन वर्सेस त्रिलोकीनाथ. लास्ट क्लास में डिड वी डिस्कस दैट? ओके, नेक्स्ट है विच इंटरोगेटरी शैल बी आंसर्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 7 days? 10 days? 10 days. 10 days. 7 days हम कोर्ट को पास देते हैं. द कोर्ट वुड बी डिसाइडिंग कि आप देंगे कि नहीं. आप इसे ऐसे समझ लिए कि आपको इंटरोगेटरीज आंसर करनी है तो थोड़ा टाइम आप ज्यादा चाहिए. हाँ, और एफिडेविट पे भी आंसर करनी है तो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 10 days कर दीजिए. यस. नेक्स्ट है विच प्रोविजन स्पेसिफिकली एनलार्ज द कोर्ट which provision specifically enables the court to pronounce judgment in case the defendant fails to file written statement or the subsequent pleading. Order 9. देखिए, जस्ट हाँ क्वेश्चन सुनिए. हुआ क्या है इस वाले क्वेश्चन में, जो डिफेंडेंट था उसने अपना आंसर ही नहीं फाइल किया. द डिफेंडेंट हैज फेल्ड टू रिप्लाई. ठीक है, तो ये ऑर्डर 8 की बात कर रहा है. नाउ इट सेज दैट कि हाँ, रिटन स्टेटमेंट उसने नहीं दिया, तो देयर इज अ प्रोविजन अंडर ऑर्डर 8 व्हिच इनेबल्स द कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम. यस, ऑर्डर 8 रूल 10. ऑर्डर 8 रूल 10 है जिसमें कोर्ट किस तरह से आपके अगेंस्ट जजमेंट ही प्रोनाउंस कर देगा. नेक्स्ट है एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट मस्ट. इतना ही क्वेश्चन है. नेक्स्ट ऑप्शंस आएंगे. एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट द कोर्ट मस्ट. ऑप्शन फर्स्ट है फ्रेम and record issues first. Second है record the evidence of plaintiff. Third है ascertain whether
the allegations in pleadings are admitted or denied, all of the above. C. Which rule says so? C. Order 10. yes. Order 10 rule 1 की फर्स्ट हियरिंग में हम देख रहे हैं कि किस तरह कोर्ट वुड बी एग्जामिनिंग द पार्टीज. नेक्स्ट है 1A, 1B, 1C. 1A, 1B, 1C जहां पे आप उन्हें बोलोगे टू सेटल द डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट. तो 1 ही रहेगा, आंसर 1 रहेगा हमेशा. हमेशा इन द सेंस कि अगर इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सर्टेन कर रहा है उसमें, अगर वो पूछ रहे हैं कि कौन सा रूल है विच सेज दैट कि कोर्ट वुड बी रेफरिंग द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन, देन यू वुड बी सेइंग 1A. एक चीज हमेशा याद रखना कि व्हेनेवर वी से आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का जो स्कोप है, वी अंडरस्टैंड कि हम आर्बिट्रेशन क्यों यूज में लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, कि आप आउट ऑफ कोर्ट एमिकेबली दोनों के फायदे के लिए है. बट देयर आर सम सेटलमेंट्स विच कैन नॉट गो टू द कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल अगर मैटर्स हैं या फिर मान लीजिए कुछ भी इस तरह के मैटर्स हैं, तो वहां पे यू डू नॉट गो टू द कोर्ट. लेकिन क्योंकि सिविल ही है, सिविल में अगर मैट्रिमोनियल हुआ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हुआ, पार्टनरशिप से रिलेटेड हुआ, देन व्हाट द कोर्ट वुड बी डूइंग, सिविल ही है, कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स के हैं, कि आप आर्बिट्रेशन के पास जाइए. देयर वाज दिस केस व्हिच आई एम नॉट एबल टू रिकॉल प्रॉपरली, लेकिन इससे रिलेटेड ही था. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस वार्के. हाँ, ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट से रिलेटेड है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस पर्टिकुलर वर्ड. यहाँ पे भी एक वर्ड था, लेकिन इस तरह का केस था. देयर एन हाँ, तो दिस इज द केस जो आप मेंशन कर सकते हो. यू कैन जस्ट गूगल इट आउट सो एज टू फाइंड द फुल नेम ऑफ इट. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्के. ओके, इट इज चेरियन वार्के. एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस चेरियन वार्के, एज फार एज 2010 का केस है, एज फार एज आई एम एबल टू रिकॉल. तो दिस इज द केस व्हेन इट वाज स्टेटेड कि किस तरह से यू वुड बी सेटलिंग योर डिस्प्यूट्स आउट ऑफ कोर्ट, और ये एक लैंडमार्क केस है आर्बिट्रेशन पे. Okay, next question. Where an appellate has withdrawn the appeal preferred against a decree passed ex parte, a subsequent application filed under Order 9, Rule 13 of the CPC shall be. ठीक है, ऑप्शंस हैं rejected, returned, maintainable, none of the above. ठीक है, ठीक है ना, या गलत है? Rejected. परफेक्ट परफेक्ट. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? मेंटेनेबल, क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया अपील. अगर आपकी अपील साथ में रहती तब फिर आप नहीं जा सकते. विड्रॉ कर ली, फाइन एनफ, तो अब आपका काम हो गया है, आप ऑर्डर 9 रूल 13 में जा सकते हो. ठीक है, जस्ट टेल मी वन मोर थिंग. जो हमने ऑर्डर 9 रूल 13 लाइक जो हमने पढ़ा था, दैट वाज इन रेमेडी. अगर एक्स पार्टी ऑर्डर आ जाता है तो वो इसकी एक रेमेडी थी. उसके अलावा और कौन सी रेमेडीज हैं? हाँ, फ्रेश सूट, रिव्यू, ओके. हाँ, ओके, देखो, अपील, ओके. ओके, कैन इट गो फॉर रिवीजन ऑल्सो? रिवीजन में भी जा ही सकते हैं जब इतना कुछ कर रहे हैं तो. मैम, जहाँ अपील जाती है वहाँ रिवीजन कैसे होगी? यस, जहां पे अपील है वहां रिवीजन में हम नहीं जा सकते. तो वो इसी तरह से आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एन एक्स पार्टी ऑर्डर. तब आप लिखोगे रिवीजन. रिवीजन अवेलेबल आपके पास नहीं है. जब अच्छी खासी आपके पास अपील है अंडर सेक्शन, अपील का प्रोविजन कौन सा है? एक्स पार्टी ऑर्डर क्लॉज 2, सेक्शन 96 क्लॉज 2. 96 क्लॉज 2. जब आपके पास अच्छा खासा प्रोविजन है तो आप वहां जाइए. आपको क्यों रिवीजन है? तो रिवीजन इज नॉट अवेलेबल.
एक्स पार्टे ऑर्डर रिव्यू होता है, इसका रिव्यू हो सकता है, अपील इसकी हो सकती है, और यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ अपील हो सकती है, इसकी अपीलेबल है ये। हाँ 43 है ऑर्डर। मैम हाई कोर्ट के पास कौन से सेक्शन में जाएंगे? आर्टिकल में जाएगा, आर्टिकल में जाएगा 227 में। हाँ 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 ऑर्डर ही है, ये ऑर्डर ही है, और इसके लिए अलग से इन्होंने प्रोविजन ही बना दिया। ये जाएगा ही 96 क्लॉज 2 में, क्योंकि इसका जो प्रोविजन है वही 96 क्लॉज 2 है। ओके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, where a suit is dismissed under Rule 8, Order 9, in respect of the same cause of action, the plaintiff may institute a fresh suit, cannot institute the fresh suit, may apply for setting it aside, both A and C. सही है, ठीक है, मतलब ठीक है, यही है, फ्रेश सूट आपकी नहीं जाएगी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई सो एज टू सेट असाइड इट। रूल 8 में हुआ क्या है पहले आप ये बताओ। डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुआ, नहीं प्लेंटिफ नहीं अपेयर हुआ, आपने प्लेंट फाइल की है, आप खुद ही नहीं आए, तो ये क्या है, बेचारा डिफेंडेंट आके खड़ा है और जो प्लेंटिफ है खुद ने लगाई, खुद ही नहीं आया। कोर्ट क्या बोलेगा, देखिए भाई साहब आपने लगाई थी, आप ही नहीं आए, डिसमिस हो गई है, और आपको अब फिर से नई सूट भी मत लगाना किसी कोर्ट में जाके, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं, यू वोंट बी अलाउड सो एज टू डू दैट, ये चीज बोल दी। लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है, वो उसी कोर्ट में जाके लगा सकता है और बोल सकता है कोर्ट को कि कोर्ट प्लीज सेट इट असाइड, ये है, कोई बात। Okay, the period of limitation for an application to restore a suit which is dismissed for default, कितना उसके पास टाइम है so as to restore that suit? 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 60 दिन? 30 दिन। 30 days, yes, 30 days is the time period which is given to that person. 30 दिन में आप उसे सेट असाइड करवा लीजिए। मैम इसका रूल लिमिटेशन एक्ट, ये लिमिटेशन एक्ट में है, लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल में है ये चीज। The period of limitation for an application to restore a suit which is dismissed for default. Okay, next question. An order for dismissal for default of a suit for non-appearance of the plaintiff is appealable, revisable, reviewable, none of the above. Okay, should I repeat the question? An order of dismissal for default of a suit for non-appearance of plaintiff is options appealable, revisable, reviewable, none of the above. मैम अपीलेबल, हाँ अपीलेबल शायद, appealable. None of the above शायद। none Yes. of the above. Yes, who said none of the above? It is correct. देखिए ये वाला जो आपका है, अगर आप आए नहीं कोर्ट में, हुआ क्या, आप खुद ही कोर्ट में नहीं आए, जो हमने रूल 8 पढ़ा था, रूल 8 में हुआ क्या, प्लेंटिफ था, खुद ही नहीं आया और उसने ही लगाई थी, और जो डिफेंडेंट था वो बेचारा आके खड़ा है। प्लेंटिफ के पास यहाँ पे बस एक ही रेमेडी है, एंड दैट रेमेडी इज ही मे सेट इट असाइड, बस उसके पास यही रेमेडी है, उसके पास उसके अलावा कुछ रेमेडी नहीं है। ना तो वो उसकी अपील कर सकता है, ना वो उसको रिव्यू में जाएगा, ना रिवीजन है, क्योंकि बात खुद आप आने वाले थे, खुद ही आप नहीं आए, और उसमें भी उसे सफिशिएंट कॉज शो करना पड़ेगा कि दिस वाज द रीजन आई वाज नॉट एबल टू कम, एंड देन ओनली द कोर्ट वुड बी सेट इट असाइड। Okay, next and last question. Subsequent to the filing of written statement under Order 8, Rule 9, the defendant, options,
can file the proceedings by way of defense of set off or counter claim without the court of, without the leave of the court. Second है with the leave of the court or none of the above. without leave of the court. Without the leave of the हाँ हाँ हाँ, तो दैट इज विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. ठीक है, रूल 8 अगर आप जब देखोगे तो इसमें क्लियरली हैज बीन मेंशन. ओके, आर यू फाइंडिंग दीज क्वेश्चंस वेरी कंफ्यूजिंग? नहीं ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट है. ए एंड बी सू सी. ए एंड बी ने सू किया है सी को फॉर रिकवरी ऑफ ₹1000. ए एंड बी सू सी फॉर रिकवरी ऑफ ₹1000. सी हैज अ डेट due to him by A alone, or here C can set off the debt against B also, set off the debt against A at least, set off against both, and cannot be set off against A also. B. Cannot set off. Cannot set off. ठीक है, cannot set off है. हाँ. Okay, now we finish with the questions for today. We'll start with order 12. Order 12 is admissions. Okay, what do you mean by admissions? Hmm? Yes. Whenever there is any admission regarding the relevant fact of the fact and issue, बात ये है कि admissions have not been defined under the CPC, but we are taking a reference from section 17 of the Indian Evidence Act, which says that whenever you are admitting any relevant fact, मतलब कि difference होना चाहिए relevant fact of the fact and issue से, then that shall be taken as an admission. उसके बाद जो चीजें हमें याद रखनी है, why do we accept admissions? एडमिशंस हम क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? क्योंकि एडमिशंस आर जनरली अगेंस्ट द मेकर. अगर मैं कुछ ऐसी चीज कहूं कि मुझे जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है कि मुझे इसको 100 रुपया देना है, तो कोर्ट बोलेगा ये बात सही ही है, क्योंकि अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं क्यों ही बेवजह अपने ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी. सो दैट इज द रीजन वी एक्सेप्ट कि एडमिशंस अगर किसी ने किया है विच इज अगेंस्ट द मेकर, तो वो ठीक ही हुआ होगा. सेम ही पर्पस यहाँ सीपीसी में भी है. वी डू रिकॉग्नाइज दिस एडमिशंस सो एज टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट. जो चीजें आपने एडमिट कर ली उसको फिर बेवजह प्रूफ करने का कोई सेंस है नहीं. सो एज टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट वी हैव दिस प्रोविजंस ऑफ एडमिशंस. नाउ एडमिशंस हम किस तरह से कर सकते हैं? रूल 1 है, व्हाट डज इट से, कि एनी पार्टी वो क्या कर सकता है, नोटिस देके इट वुड बी सेइंग कि यस आई एडमिट द होल और पार्ट ऑफ द केस ऑफ द अपोजिट पार्टी. ये एडमिशंस कैसे हो सकते हैं? देखिए, एडमिशंस आप प्लेंट में कर सकते हो, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो आपने फाइल किया है उसमें आप कर सकते हो. इंटरोगेटरीज, आर यू एबल टू रिकॉल इंटरोगेटरीज जो थी, उसमें भी यू कैन एडमिट कि यस वी आर एडमिटिंग. जब कोर्ट आपको इंटरोगेट करता है, ऑर्डर 10 रूल 1 में जब कोर्ट आपसे क्वेश्चन आंसर कर रहा था, देन ऑल्सो यू कैन admit the facts. So these are the various modes under which you can admit the facts. Okay, rule 2. Allegations लगाना ही है. हाँ. Okay. हाँ, इंसर्ट करना है, लेकिन आपने जो भी उसमें बातें कही हैं और अगर उसमें कुछ ऐसी बात है जो आपके अगेंस्ट में है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मेरा बी जो है किराएदार था, 5 साल से रह रहा था, उसने 3 साल का रेंट दे दिया, 2 साल का नहीं दिया. तो ये जो आपने बोल दिया कि 3 साल का रेंट दे दिया, इसका मतलब है दे दिया. अब बाद में आप ये मत बोलना कि जो आपने प्लेंट में लिख दिया उससे कोई अलग चीज मत बोलना कि इसने तो वो भी नहीं दिया, क्योंकि जब आपने खुद ने प्लेंट में लिख दिया कि 3 साल का दे दिया, 5 साल से रह रहा है, 2 साल का मैं क्लेम कर रहा हूं, तो आप 2 ही साल का क्लेम कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ प्लेंट में एडमिशन हो सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, रूल 2. ओके सिमरन, जस्ट टेल मी द रूल्स. ओके, रूल 2 विच सेज दैट ओके, डॉक्यूमेंट्स एडमिट करने के लिए आप यू मे आस्क द अदर पार्टी कि देखिए ये डॉक्यूमेंट है,
जैसे मान लीजिए जमीन का विवाद चल रहा था कि जमीन किसकी है, अब जिसके पास उसका डॉक्यूमेंट था, रजिस्ट्री थी, वो दूसरे पार्टी को बोलेगा देखिए भाई साहब ये रहा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ, नोटिस दे रहा हूँ, आप इसे एडमिट कर लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो इट शैल बी डीम कि वो जेन्युइन है, और फिर उसका जो कॉस्ट आएगा उसे प्रूव करने का, दैट ऑल्सो शैल बी अपॉन यू। टाइम पीरियड कितना है? 7 days। जैसे ही आपको मिला है उसके 7 दिन के भीतर, जैसे ही नोटिस मिला है उसके 7 दिन के भीतर यू हैव टू एडमिट दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, रूल 2A है, ओके और अगर आपने उसे नहीं एडमिट किया है या फिर नहीं आपने कुछ उसका रिप्लाई नहीं किया है तो फिर इट शैल बी डीम्ड कि इट शैल बी एक्सेप्टेड अगेंस्ट यू, कि आपने इसे मान लिया है। ओके, नेक्स्ट रूल 3A फॉर्म है, रूल 3A में है, रूल 3 में है। ओके, रूल 3A। ओके देखिए, पावर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट भी आपको बोल सकता है सो एज टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और सो एज टू एडमिट एनी डॉक्यूमेंट, बिकॉज जब भी हम कोर्ट का काम देखते हैं तो कोर्ट इज नॉट जस्ट फॉर कि आपको बस वो कोर्ट जो है बैठ के केवल म्यूट स्पेक्टेटर नहीं है कोर्ट में क्या हो रहा है, उसे समटाइम्स ही टेक्स द डिसीजंस एट हिज ओन। अगर कोर्ट चाहे देन द कोर्ट में ऑल्सो admit court may also ask you to admit some documents। okay, rule 4 notice to admit facts है, जैसे वहां पे क्या था, डॉक्यूमेंट्स के लिए था, यहाँ पे फैक्ट्स के लिए है, यहाँ पे यू आर आस्किंग अनदर पार्टी सो एज टू एडमिट सम फैक्ट्स। ये है बिफोर 9 days और द डे ऑफ हियरिंग एंड विद इन 6 days। इसे ऐसे के ऐसे आप याद कर लेना, वहां पे उनका कितना था 7 दिन, यहाँ पे 9 दिन है डेट ऑफ हियरिंग से पहले और विद इन 6 days। तो इस तरह से यू वुड बी एडमिटिंग द फैक्ट्स। ओके, रूल ये भी फॉर्म है, ओके जस्ट लीव इट। रूल 6 है, दिस इज इंपॉर्टेंट, जजमेंट। इट सेज दैट कि अगर कोई भी मान लीजिए आपके जो फैक्ट्स हैं दोस हैव बीन एडमिटेड देन इट एम्पावर्स द कोर्ट सो एज टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन दोस, कि जिस तरह से जजमेंट आपका रेगुलर सूट में आता है उसी तरह से यहाँ भी जो है आपका जजमेंट आ सकता है ऑन द एडमिटेड फैक्ट्स, और फिर उसके बाद में डिग्री भी आएगी। इसके लिए केस लिखिए, उत्तम सिंह दुग्गल वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उत्तम सिंह दुग्गल वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इस वाले केस में ऐसे बोला कि माना कि द कोर्ट हैज द पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन द एडमिटेड फैक्ट्स बट द कोर्ट हैज टू बी वेरी कॉशियस while doing so। पहले सबसे पहले कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि whether the admission is clear or not और it is in clear and specific terms or not, क्योंकि आप किसी के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हो तो you have to be very cautious while doing so। इसकी अपील भी नहीं है, बात ये है कि इसकी अपील भी नहीं है, then that is why it becomes more responsibility of the court कि आप you have to be very cautious while pronouncing the judgment on the admitted facts। इसमें आपको बस याद रखना है रूल 1 में जो 7 दिन दे रखे थे वो, उसके बाद रूल 4 में जो ये 9 दिन है, 6 दिन है, ये वाला देखिए जो भी डेट ऑफ हियरिंग है उससे कम से कम 9 दिन बीच में होने चाहिए। ये नहीं कल ही हियरिंग है और मैं आज आपको बोल रही हूँ कि भानु ये वाले एडमिट कर लो फैक्ट्स, ऐसा नहीं। कम से कम कितने दिन होने चाहिए बीच में? 9 दिन। 9 दिन बीच में है और फिर आपको उनमें 6 दिन के भीतर आपको एडमिट करना है। जैसे आपको यहाँ पे 7 दिन के भीतर करना था डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ आपको 6 दिन के भीतर करना है। ठीक है, 9 days मतलब कि कम से कम 6 दिन होने चाहिए बीच में। जैसे हमारी आज क्या डेट है? आज 22 हो गई है और हमारी मान लीजिए डेट ऑफ हियरिंग कब है? 23, 24, 25। कम से कम 9 दिन बीच में होने चाहिए, बीच में, तभी मैं आपको बोल सकती हूँ। अगर मान लीजिए कल ही हमारी हियरिंग है, 25 को मान लीजिए हमारी हियरिंग है, आई कैन नॉट आस्क यू टू एडमिट द फैक्ट्स, ठीक है, क्योंकि 9 दिन कम से कम बीच में होने चाहिए। और जैसे ही आपको वो नोटिस मिल गया तो आप उसके 6 दिन के भीतर आप एडमिट कर लेना। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है रूल 1, रूल 4 और ये वाला रूल 6 कि दे माइट डायरेक्टली आस्क यू कि कौन सा वाला रूल है which says that judgment is to be pronounced on the admitted facts। Okay, so this was order 12, is it understandable? Order 12। now come to order 13 which says what?
ओके, प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, डॉक्यूमेंट्स का हम वी हैव ऑलरेडी सीन कि किस तरह से 1999 के अमेंडमेंट के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा सा अपना रुझान लाते हुए हमेशा हम लोगों ने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप प्लेंट फाइल कर रहे हैं तब भी आपको देने हैं, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने हैं तब भी आपको देनी है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाएगी शुरू में कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। ओके, विच रूल्स? ऑर्डर 7 का कौन सा रूल है? 14 1A, यस, ऑर्डर 8 1A, ऑर्डर 7 रूल 14 वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है। ऑर्डर 13 का रूल 1 है, इट जस्ट सेज दैट कि जैसे ही सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो गया ऑन और या तो तब ऑन द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज या फिर उससे पहले, इट बिकम्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आप वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे। कॉपीज यू हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट के साथ आपने दे दी है, अब आप क्या कीजिए, ओरिजिनल हमें दे दीजिए। रूल 1 में। रूल 2 व्हाट डज इट से? रिपील्ड है। ओके, रूल 3 रिजेक्शन है, व्हाट डज इट से? ओके, देखिए जो भी हमारा इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट्स है, व्हाट वुड बी सेइंग कि दीज आर रिजेक्टेबल, हम इन्हें एडमिट नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी इररेलेवेंट ही है, कंप्लीटली पोजेशन के बारे में सूट है और आप कुछ और ही किरायनामा कुछ दिखा रहे हो, then it is not required and the court would be rejecting it. Okay, rule 4 में the court what would be doing? अगर अगर admit हुए हैं, then what is the formality that you need to follow? Formality in the sense that first of all you will be writing कि अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया है तो पार्टी का नाम क्या है वो आप लिखोगे, डेट है वो आप लिख दोगे, और द रीजंस कि आपने उसे क्यों एडमिट किया है, ब्रीफ स्टेटमेंट टू द फैक्ट दैट कि इट हैज बीन एडमिटेड, ये वाली जो सारी चीजें हैं यू विल बी राइटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। उसके बाद में इट सेज दैट कि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं विद उनका आप ओरिजिनल नहीं प्रोड्यूस करते, जो हमने देखा भी था कि आपकी कोई बुक्स है काम में आ ही रही हैं तो आप क्या करोगे, उनकी कॉपीज हैं आप वो ही प्रोड्यूस करते हो, तो ये जो सारी आपने चीजें लिखी हैं ओरिजिनल पे वो आप कॉपीज पे लिख दोगे। इज इट अंडरस्टैंडेबल? उसके आगे ये बोलेगा कि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, रूल 5 में भी सेम ही है कि कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं जिनकी आप सर्टिफाइड, हाँ, तो उसमें फिर वो सर्टिफाइड कॉपीज होगी तो वो उसमें एडमिट, उसी में हम ये चीजें लिख देंगे। रूल 6 व्हाट डज इट से? ओके, ये जो चीजें आपने एडमिट वाले डॉक्यूमेंट्स पे लिखी थी, ये सारी चीजें वो जो आपने रिजेक्ट किए हैं उन पे भी लिख दीजिए। रूल 6 जस्ट सेज दैट। नाउ रूल 7, ओके, जो भी आपने रिकॉर्ड किए हैं यू वुड बी राइटिंग ऑन दैट कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच हैव बीन एडमिटेड, और जो रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में। रूल 8 है विच टॉक्स अबाउट, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इंपाउंडिंग देख लेना इसका, जो रूल वाइज जो जो हमें चीजें याद करनी है, रूल 8 करनी है और रूल 3 4 जिसमें रिजेक्ट हुए हैं वो, रूल 4 विच सेज दैट कि आपके ऊपर क्या क्या उसमें लिखना होगा एडमिटेड में, एंड देन इट बिकम्स रूल 8 विच टॉक्स अबाउट इंपाउंडिंग। इंपाउंडिंग मीन्स यस, सीज कर लेना, कन्फिस्केट कर लेना। कोर्ट ने कन्फिस्केट कर लिया कि उन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ गड़बड़ है डॉक्यूमेंट में। नाउ रूल 9 है विच टॉक्स अबाउट रिटर्न। देखिए जनरली अगर आपने मान लीजिए जमीन की बात थी, आपने जमीन का पट्टा जो था, रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट था वो कोर्ट में दे दिया, नाउ यू वांट द रिटर्न ऑफ इट, तो जनरल रूल इज आपको वो तभी मिलेगा व्हेन द सूट हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, सूट डिसमिस हो गई तब आप ले लो, और अगर मान लीजिए उसके अगेंस्ट कोई अपील लाई करती है तो जब तक कि वो अपील डिसमिस ना हो जाए या तो तब तक, या फिर द पीरियड ऑफ फाइलिंग द अपील हैज एक्सपायर्ड। ठीक है, दिस इज द जनरल रूल, बट इट ऑल्सो सेज दैट कि अगर आपको अर्जेंसी में चाहिए और पेंडेंसी ऑफ द सूट ही चाहिए, देन व्हाट यू कैन डू इज आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि आप हमें अभी चाहिए, तो अगर आप नॉर्मल पार्टी हैं देन इट वुड बी गिवन टू यू, और अगर आप वो पार्टी टू द सूट ही हैं देन इट वुड बी सेइंग कि आप इसकी एक सर्टिफाइड कॉपी है वो हमें ला के यहाँ पे रख दीजिए, कि आपको बस एक कॉपी देनी है, अगर आपको बीच में चाहिए तो, बीच में मीन्स हाँ, हाँ अगर चाहिए तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि यू वुड बी प्रोड्यूसिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, हाँ रूल 9 इज इंपॉर्टेंट। रूल 10 है विच सेज दैट कि अगर आप किसी और कोर्ट में भी है आपका कोई डॉक्यूमेंट तो वहां से भी इफ यू वांट द रिटर्न ऑफ इट यू कैन डू सो। ओके, रूल 11 भी है इसमें। ओके, देयर इज दिस रूल 11 विच
says that ओके जैसे जिस तरह से यहाँ पे अप्लाई हुआ है उसी तरह से ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और कुछ भी चीज होगी उस पे भी ये एप्लीकेबल होगा। सिविल सूट में अगर और कुछ चीजें होंगी ओके यस यस हाँ यस इस तरह से जो भी सिक्योरिटी है कि मान लीजिए किसी सुनार का केस था, उस पे केस हुआ था कि आप जो ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जो गोल्ड आप बेच रहे हो वो मिलावट है, अडल्टर्ड है, फिक्स उसमें 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, देन द कोर्ट वुड बी आस्किंग कि आप उसे कोर्ट में लाइए, उसे भी हम इम्पाउंड करके रख सकते हैं, सीज करके रख सकते हैं। तो दिस वाज द लास्ट थिंग, लास्ट रूल। ठीक है, दिस ऑर्डर 13 इज क्लियर विच जस्ट सेज दैट कि किस तरह से कोर्ट वुड बी टेकिंग द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स है। और ये है, देखिए जैसे ही आप ऑर्डर 10 से स्टार्ट करोगे, एक स्टोरी ही है, माना कि बहुत ही बोरिंग स्टोरी है, लेकिन ये एक स्टोरी है। जैसे कि ऑर्डर 10 में आपने देखा एग्जामिनेशन हो गया पार्टीज का, उसके बाद ऑर्डर 11 में व्हाट द कोर्ट वुड बी डूइंग कि आप इंटरोगेटरी से आपको एग्जामिन करने के बाद इंटरोगेटरीज आ गई, फिर ऑर्डर एडमिशंस आ गए कि हम शुरुआत करने से पहले जो चीजें हमारी एडमिटेड हैं उस पर तो हम एक बार सलाह कर ले, तो वो एडमिशंस आ गए। फिर सबसे महत्वपूर्ण खेल क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का ही है, तो डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए, सब चीज हमारे पास है, अब द कोर्ट वुड बी फ्रेमिंग द इश्यूज कि अब हम इश्यूज बनाएंगे। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इश्यूज? Yes. Affirmed by one, denied by other. Yes, those are the issues. जैसे issues है हमारे ऑर्डर 14 में, कौन फ्रेम कर रहा है इन्हें? कोर्ट फ्रेम करेगा। रूल 1 है, इट डिफाइंस इश्यूज। इश्यूज आर द मटेरियल प्रोपोजिशंस है, एक पार्टी उन्हें डिनाई करती है और एक पार्टी उन्हें अफर्म करती है। अगर प्लेंटिफ है तो उसकी कॉज ऑफ एक्शन के लिए उसे बताना जरूरी है, डिफेंडेंट है तो उसके डिफेंस के लिए उसे बताना जरूरी है। दो तरह के होते हैं, इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यू ऑफ लॉ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ओके देखिए, हाँ दो तरह के हो गए हमारे, इश्यू ऑफ फैक्ट हो गया, इश्यू ऑफ लॉ हो गया। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए ए है, उसने बी के घर में की है चोरी, ए ने बी के घर में चोरी की है। नाउ द फैक्ट इज कि क्या ए बी के घर में गया था कि नहीं गया था, तो दिस इज जस्ट सिंपल फैक्ट, क्या उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन था या नहीं था। तो ये जब सारी चीजें हो गई, दिस इज द फैक्ट। लॉ क्या होगा अगर हम ये बताने की कोशिश करें कि जो सारे जैसे मान लीजिए उसने रॉन्गफुली डिस्पोजेस उसे किया है, तो द क्वेश्चन ऑफ लॉ वुड बी कि वेदर द wrongful dispossession amounts to theft or not। तो इस तरह से हम अगर लॉ को अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इश्यू ऑफ लॉ। और देखिए एक चीज इसमें ये भी है कि जो भी डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू लॉ आते हैं वो एक प्रेसिडेंस बन जाते हैं दूसरे वाले केसेस में भी, क्योंकि दोज आर बाइंडिंग। वो इश्यू ऑफ लॉ अगर आपने कुछ सेटल किया है तो इट इज ऑब्वियस कि दैट वुड बी बाइंडिंग ऑन द अदर इश्यूज ऑफ लॉ आल्सो, बट द सेम इज नॉट विद द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स तो किसी पर्टिकुलर केस के स्पेसिफिक हैं। ओके, जस्ट टेल मी, लिमिटेशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ? Law, question of law. ओके, लिमिटेशन इज अ मिक्स्ड, लिमिटेशन के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लिमिटेशन इज अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लिमिटेशन हमारा रहेगा हाँ, लिमिटेशन रहेगा हमारा दोनों ही क्वेश्चंस का रहेगा। और जो हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होता है उसमें लिमिटेशन इज ऑल्सो ए ग्राउंड अंडर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का कौन सा है प्रोविजन? हाँ, ऑर्डर 7 रूल 11, उसमें हम एक बात बोलते हैं कि इफ इट इज बार्ड Order बाय 7 लॉ, Rule 11. हाँ बार्ड बाय लॉ अगर होगा तो वी से दैट कि जैसे लिमिटेशन अगर प्लेंट में देख के ही पता चल रहा है कि बार्ड बाय लॉ है, तब तो हम उसे हाँ तब तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इट डज नॉट अपेयर ऑन द फेस ऑफ इट, हमें कभी कभी क्या करना होता है, वी हैव टू गो इनटू द डीप की फैक्ट्स में जानने के लिए, देन यू कैन नॉट रिजेक्ट इट ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट रूल 2, व्हाट डज इट से? देखिए दो तरह के होते हैं ये इश्यूज हैं,
प्रिलिमिनरी है और एक जो मेन इश्यूज है वो है। प्रिलिमिनरी इश्यूज मतलब जो कि भी जुरिस्डिक्शन से बात करे या फिर ऐसे ये मेंटेनेबिलिटी की बात करे कि ये तो सूट ही मेंटेनेबल नहीं है, तो ये सारे हो गए प्रिलिमिनरी इश्यूज, और बाकी के जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो मेन इश्यूज रहेंगे। हाँ, वो जो रहेंगे मेन रहेंगे। नाउ इट सेज दैट रूल 2 कि आपको दोनों पे ही डिसीजन देने हैं। हो सकता है कि आप लिमिटेशन से हटा के एक बार में ही उसे हटा दे, इशू क्वेश्चन ऑफ ये लॉ करके ही, लेकिन आपको प्रिलिमिनरी इशू में ही नहीं, सारे आपको जो डिसीजन है सभी इश्यूज पे देना है। ठीक है, रूल 2 में। रूल 3 व्हाट डज इट से? ओके, रूल 3 इट सेज दैट कि मान लीजिए कोई भी कोर्ट है तो वो कौन से मटेरियल्स को लेके अपना जो डिसीजन है वो देगा। नाउ सबसे पहले वो कौन कौन सी चीजें कंसीडर करेगा कोर्ट? एलिगेशंस ऑन ओथ, जो भी एलिगेशंस दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पे लगाए हैं वो कंसीडर करेगा। प्लीडिंग्स एक दूसरे की है, यस। आंसर टू इंटेरोगेटरीज है, जो भी उसके पास मटेरियल अभी तक आया है, ऑब्वियस सी बात है द कोर्ट वुड बी कंसीडरिंग दोस, एंड तब जाके वो अपने जो इश्यूज है वो फ्रेम करेगा। देखिए इशू हम क्यों फ्रेम करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग द इश्यूज? यस, यस, पता कैसे चलेगा करना क्या है, तो हम उन्हें नैरो डाउन कर देते हैं कि यस दिस इज द डिस्प्यूटेड अपॉन विच द कोर्ट हैज टू गिव इट्स डिसीजन। दिस इज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस। ओके, रूल 4। ओके, थोड़े से एग्जामिनेशन है देन द कोर्ट वुड बी डूइंग, एंड फॉर द पर्पस द कोर्ट में पोस्टपोन द हियरिंग फॉर 7 दिन के लिए पोस्टपोन भी कर सकता है। देखिए ये वाला भी जो है एडेड बाय 99 अमेंडमेंट है, ये से ध्यान से देखिएगा और ये भी समझिएगा कि व्हाई वी हैव एडेड अगेन, क्योंकि इसका सो एज टू कर्टेल द टाइम पीरियड, तो यहाँ पे भी हमने टाइम पीरियड को रिड्यूस करने के लिए दिस इज हाउ वी हैव एडेड। नाउ रूल 5 है विच सेज दैट, हाँ मोस्टली अगर उसमें डेज हाँ, हाँ, जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये तो ऐसा प्रोविजन है जिससे टाइम पीरियड कम हो कोर्ट का, तो आप कर सकते हैं। कैविएट वाला किससे ऐड हुआ था? कैविएट का प्रोविजन कौन सा है? हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है, 1976। दैट वाज एडेड बाय, यस 1976, क्योंकि वो एज सच किसी टाइम से बात नहीं कर रहा। ओके, रूल 5 में विच गिव्स द पावर टू द कोर्ट टू द अमेंड है, स्ट्राइक आउट इश्यूज है, क्योंकि गलतियां तो इंसान से ही होती है, तो अगर आप अमेंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। नाउ रूल 6। ओके, यस, पार्टीज ने खुद से एग्रीमेंट किया है कि दीज आर द इश्यूज बिटवीन अस एंड वी वांट दीज टू बी सेटल्ड बाय द कोर्ट, तो पार्टीज खुद भी कोर्ट को बता सकती हैं कि दीज आर द इश्यूज, और उसके बाद में हम इस तरह से काम करेंगे जो भी है, कि आपके डिटर्मिनेशन के बाद दिस इज द एक्शन दैट वी वुड बी टेकिंग। अगर कोर्ट को लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई इनका सच में इंटरेस्ट है, दे हैव द इंटरेस्ट सो एज टू डिटरमाइन दैट, देन दे मे डू सो। सो दिस रूल 7 तक ही है। ओके, तो दिस रूल 7 तक ही है, दिस वाज दिस ऑर्डर 14, was that understandable? As such उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि if you want you can just write the name of a case, JK, हाँ, ऑर्डर 14 में JK आयरन एंड स्टील वर्सेस मजदूर यूनियन, JK आयरन एंड स्टील वर्सेस मजदूर यूनियन, JK आयरन एंड स्टील मजदूर यूनियन। देखिए इसमें बस इतना ही बताया है कि व्हाई डू वी फ्रेम इश्यूज, तो फ्रेम इश्यूज वी ऑलरेडी नो, सो एज टू, ओके, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन भी ठीक ही है, मतलब कि आप जिससे आप द narrow down the issues or so as to bring a suit to an end. These are the some of the purposes for which we frame these issues. Okay, now come to the order 15. हाँ बताइए। हाँ, कहाँ तक? देखिए इसके लिए विल बी राइटिंग ए केस ऑल्सो, इसके लिए विल बी राइटिंग द केस लॉ ऑल्सो, कि इट्स ए मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। सबसे पहले हम बताएंगे कि इशू होते क्या हैं, वो हम बता देंगे, इशू ऑफ फैक्ट क्या होता है, इशू ऑफ लॉ क्या होता है, एंड देन विल बी राइटिंग द केस लॉ व्हेन इट वाज स्टेटेड कि किस तरह से एंड व्हाई इट्स मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। देखिए हैड इट बीन द मेंस क्लास ना, तब हम थोड़ा सा और इसे स्ट्रेच करते, बट सिंस इट्स द प्रीलिम्स वी आर गोइंग फास्ट। ओके, हाँ, ओके,
नेक्स्ट ऑर्डर 15 है विच सेज दैट डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग है. अब एक ही फर्स्ट ही हियरिंग पे वी आर जस्ट डिसमिसिंग है. रूल 1 व्हाट डज इट से? इफ दे आर नॉट एट इश्यूड एट एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट, कुछ भी नहीं है, डिसमिस हो गई है. रूल 2 है विच वुड बी सेइंग अगर यस अगर दो या दो से ज्यादा पार्टी हैं लेकिन जो एक है उसके पास कोई भी इशू नहीं है, उससे कि किसी को ना रिलीफ चाहिए ना कुछ है, देन इट शैल बी डिसमिस्ड. रूल 3 पार्टीज आर एट इशू, पार्टीज का इशू है लेकिन द कोर्ट कंसिडर्स दैट कि ऐसा नहीं है कि हमें एविडेंसेस चाहिए या फिर हमें कुछ भी इसमें चाहिए, दिस इज समथिंग कि विच कैन बी डिस्पोज्ड इन द फर्स्ट हियरिंग इटसेल्फ, देन आल्सो इट शैल बी डिसमिस्ड. Rule 4 which says that where the summons has been issued for the final disposal of the suit. हमने देखा था ऑर्डर 5 में फाइनल डिस्पोजल के लिए भी हम थोड़े से जो समन्स है वो इश्यू करते हैं और आपने उस तरह से प्रिपेयर होके नहीं आए, देन ऑल्सो द कोर्ट में डिसमिस. लेकिन इट्स अप टू द कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो एडजन करके थोड़ा सा आपको टाइम दे भी सकते हैं कि इट्स ओके आप नहीं ला पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा जो टाइम है और दे रहे हैं. ओके ऑर्डर 16. I don't know why but I do not like this particular order. There are some orders, there are some orders I just do not like those. 21 तो खैर है ही. 16. अच्छा आई जस्ट फाउंड कि बहुत ही ऐसा है कि इसे मतलब खैर पूरा सीपीसी ही ऐसा है, कुछ इंटरेस्टिंग तो है नहीं इसमें. ओके ऑर्डर 16 है. देखिए रूल 1 विच सेज दैट लिस्ट ऑफ विटनेसेस. देखिए ऑर्डर 16 है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज दैट कि जैसे ही आपकी जो इश्यूज हैं वो सेटल हो गए हैं, इश्यूज आपके सेटल हो गए हैं, देन विद इन 15 days व्हाट यू नीड टू डू इज प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस. ठीक है, उसके बाद में विद इन 5 days व्हाट यू नीड टू डू, ओके देखिए ऑन और बिफोर द नॉट लेटर देन 15 days आफ्टर द डेट ऑन विच द इश्यूज आर सेटल्ड द पार्टी शैल प्रेजेंट इन ए कोर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस whom they propose to call either to give evidence or to produce documents. इस तरह से आप 15 दिन में ये चीजें बता दोगे और उनके लिए यस विद इन 5 days आपको क्या करना है, इनके लिए समन्स ऑब्टेन करना है कोर्ट से. सबसे पहले तो आप इसे ये बताओगे कोर्ट में 15 days में इश्यूज के सेटल होने के बाद में कि हम किसे किसे बुलाना चाहते हैं, किसी को हम डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बुलाना चाहते हैं, तो किसी को हम एज एन एग्जामिनेशन के लिए ही बुलाना चाहते हैं. देखिए ये चीज हम शुरू में ही कर लेते हैं जिससे पता रहे बाद में आप कुछ नया केस में ट्विस्ट ना लाएं, तो पहले ही ऑल दीज थिंग्स आर डन. तो 15 days में यू विल बी टेलिंग द कोर्ट कि these are the person who I want to call as a witness and within 5 days you need to obtain the summons कि आप इनके लिए हमें समन दे दीजिए. नेक्स्ट विद इन 7 days, इसके विद इन 7 days आपको क्या करना होगा, यू हैव टू गिव द पेमेंट. दिस यहाँ पे इस पूरे ऑर्डर में पेमेंट पे काफी उन्होंने एम्फेसाइज किया है. सबसे पहले अब यहाँ तो 5-6 रूल्स तो ये केवल पेमेंट के लिए ही खींचेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ. इसके बाद है इसके बाद है कि 5 दिन के भीतर भीतर आप क्या करोगे, समन्स उनके लिए ले लीजिए और फिर उसके नेक्स्ट 7 दिन तक आप क्या करोगे, आप उसका पेमेंट कर दीजिए कि इतने पैसे आपके लगेंगे. देखिए रूल 1A जो है इसका दैट इज इंपॉर्टेंट. रूल 1A इसका देखिए विच सेज दैट कि एनी पार्टी टू द सूट में विदाउट अप्लाइंग फॉर समन्स ब्रिंग एनी विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट्स. कि हो सकता है आपने किसी के लिए अप्लाई नहीं किया हो बट अगर आपने कोई सफिशिएंट कॉज शो कर दिया कि दिस वाज द रीजन आई कुड नॉट प्रोड्यूस और ये हमें नया विटनेस अभी मिला है, ये तो बहुत काम का है, तो फिर आपको बिना ऐसा उसके समन्स लिए बिना भी यू वुड बी अलाउड. रूल 1A में. रूल 2 है दैट वुड बी सेइंग expenses of witness to be paid into court on applying for summons. ये यही है कि 7 दिन वाला जो है this is rule 2. now rule 3 है the sums so paid into the court shall be tendered to the person summoned at the time of serving the summons. कि अगर आपको summons है
पैसा भी साथ में मिलेगा, तो एक थोड़ी सी रहती है कि हाँ चलो अब चल ही जाएंगे जब पैसा मिल ही गया है साथ ही में। तो दिस इज हाउ दिस रूल 3 सेज। रूल 4 व्हाट डज इट से? देखिए रूल 4 भी पैसे पे ही जाएगा कि अगर मान लीजिए आपने जो पैसा उन्हें दिया था दैट इज लग रहा है कि इनसफिशिएंट है, या फिर कभी कभी क्या होता है एक्सपर्ट विटनेस को हम बुलाते हैं, तो एक्सपर्ट विटनेस को कुछ एक्सपर्ट की गवाही देने के लिए कुछ एक्सपर्ट का काम भी करना पड़ता है, तो उसमें उसका कुछ ज्यादा खर्चा, हाँ एक्सपर्ट का भी उसका अलग से उसका कुछ ज्यादा खर्चा आया है, देन उसको आपको ज्यादा पेमेंट करना होता है। नाउ इट्स सेइंग दैट कि अगर हमें लग रहा है कि इनसफिशिएंट है, तो फिर आपका या तो जो ये बुलाया है आपके विटनेस को, उससे बिना गवाही लिए ही उसे भेज देंगे। हाँ अगर आपने पैसा नहीं दिया जो एक्स्ट्रा है वो, और या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है मूवेबल, इसमें है द टर्म ध्यान रखना केवल मूवेबल, अटैच कर देंगे उसे भी, मतलब पैसे के लिए इतना हम कर सकते हैं, और या फिर दोनों। देयर इज दिस ऑर्डर 45 which talks about appeals to सुप्रीम कोर्ट। उस सारे ऑर्डर में उन्होंने केवल whenever I read that order it's all about पैसा पैसा पैसा, कि ये इसमें इतना पैसा इसे देना है, सिक्योरिटी इतनी देनी है, ये देनी है, ओके जो भी है ना। ऑर्डर 16 में इज इट क्लियर टिल हेयर? रूल 4 तक। रूल 5 है, अब जब भी आप समन्स किसी को दोगे विटनेस को, यू नीड टू मेंशन कि आपको उसका कब आना है, कैसे आना है, कहाँ आना है, और या फिर आपको प्रोड्यूस करना है कोई डॉक्यूमेंट, या फिर आपको गवाही देने आना है। रूल 6 है, देखिए अगर आपको केवल डॉक्यूमेंट, कौन सा, क्या चीज, हाँ नहीं नहीं कोर्ट में जाओगे आप, बस ये है कि आपको उतने दिन के भीतर ही कुछ डेट होगी वो मिलेगी। जैसे 30 दिन में होना होता है, तो कोर्ट अगर कोई डेट फिक्स करेगा तो विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज कोर्ट का इतना रोल होता है। देखिए रूल 6 है विच सेज दैट कि एनी पर्सन मे बी समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन टू गिव एविडेंस, and any person summoned merely to produce a document shall be doomed to have complied if he causes such document to be produced instead of personal appearance। किसी के हाथों भी आप उस डॉक्यूमेंट को भिजवा सकते हो। नाउ रूल 7 है, कोर्ट भी बोल सकता है पार्टीज को कि आप जो है हमें किसी विटनेस को आने के लिए, एनी पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट पर्सन। 7A है समन्स गिवन टू पार्टी फॉर सर्विस। जैसे अगर आपको रूल उसमें बताओ, यस रूल 9A जैसे था वहां पे, जैसे प्लेंटिफ को हम देते हैं, यहाँ पे भी वी कैन आस्क द प्लेंटिफ है जो भी किसी विटनेस को समन अगर वो चाहता है देन हाँ ही कैन गिव। रूल 8 है समन्स हाउस सर्व्ड, वैसे ही होगा जैसे हमने रूल ऑर्डर 5 में पढ़े हैं। ऑर्डर 5 में कुछ रूल्स हैं, इफ यू विल बी एबल टू रिकॉल, 10 है, 11, 12, 13, 14, वो जिस तरह से सर्व हुए थे यहाँ पर भी होंगे। 9 है सर्विसेज शैल ऑन ऑल केसेस बी मेड एट सफिशिएंट टाइम, उसे मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप उसे कल ही आने को बोल दे, परसों ही आने को बोल दे। कुछ चीजें कोर्ट कंसिडर भी करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपर्ट विटनेस है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे कि आप आराम से अपना जो एक्सपर्ट का काम जो भी करोगे आप उस काम को अच्छे से कीजिएगा और फिर आइएगा ना। रूल 10, 11, 12 ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12। इसमें ये बोलेगा कि अगर मान लीजिए प्रोसीजर वेयर विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विद समन्स, ओके वो हमने इसका एक सेक्शन भी पढ़ा था कि वेयर एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द समन्स, जब हमने उसकी अटैच की थी प्रॉपर्टी, फाइन कितना लगाया था? 5,000। 5,000 फाइन हमने 5,000 लगाया था। ओके सेक्शन कौन सा था वो? 32। 32 ठीक है, जो सेक्शन है उसी से इसे लिंक करना। देखिए सबसे पहले अगर आप नहीं आए हैं तो जो हम सर्विंग ऑफिसर है उसको एग्जामिन करेंगे कि भाई साहब आपने अच्छे से सर्व किया था या नहीं किया था, और जब हमें पता चले कि सर्विंग ऑफिसर ने तो अच्छे से सर्व किया था और जो ये विटनेस है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज हैज फेल्ड टू कम अप, देन व्हाट द कोर्ट वुड बी डूइंग, इट मे इशू अ प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड टू गिव एविडेंस, कि एक प्रोक्लेमेशन वो इशू कर देगा, और एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम और आफ्टरवर्ड्स उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे भी अटैच करने के लिए बोल सकता है। इसमें ये देखिए इट सेज दैट कि नो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस शैल मेक एन ऑर्डर फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अटैच होगी दैट मे बी एनीथिंग लाइक इमूवेबल और मूवेबल। जो हमने रूल 4 देखा था उसमें केवल मूवेबल ही थी। हैज इट बीन रिटन हेयर कि
दोनों ही प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, बिकॉज आई डोंट नो वेयर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि ऐसा था इसमें कि दोनों ही प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, वेदर इट्स मूवेबल और इमूवेबल। हाँ, दोनों ही हैं। हम्म, आई एम नॉट श्योर, मैंने नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखे। मैंने जूनियर डिवीजन तक ही लास्ट देखा है, लाइक जो आरजेएस जो हम लोग बनते हैं, मतलब व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, उससे नीचे मैंने नहीं देखे। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, देखिए प्रैक्टिकलिटी में मैंने नहीं देखे हैं, मैंने नहीं देखे हैं। अगर है भी तो आई सर्च इट आउट, आई सर्च इट आउट जस्ट फॉर यू कि इनकी क्या कहानी है। देखिए सेक्शन 6, सेक्शन 7 और 8 है शायद, है ना? हाँ, ये दोनों सेक्शन, इफ आई स्पीक वेरी फ्रेंकली, मैंने कभी इन पे ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। लाइक बुक्स भी अब आई रेड टकवानी तो उसमें भी ज्यादा रेफरेंस इनका है ही नहीं, और क्वेश्चंस भी ज्यादा है नहीं। बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव दिस क्वेश्चन कि ये ये है क्या? हाँ, देखिए सबसे जो लोवेस्ट ग्रेड है वो आरजेएस का ही है, मतलब कोर्ट्स में। वैसे तो अपने आप में सही है, रैंक है। हाँ, आरजीएस में क्लास 2 नहीं है। हाँ, जैसे यूपी में भी व्हाइल आई वाज फिलिंग द फॉर्म, वहां पे था सिविल जज जूनियर डिवीजन सेकंड क्लास। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ही, यहाँ पे फर्स्ट क्लास ही है। यहाँ पे हमने सिविल जज को ही JM1 की पावर दे रखी है, तो यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। इट इज ऑल्सो सेड दैट कि जो जुडिशरी में जो पावर राजस्थान में है, दैट इज नॉट देयर इन एनीवेयर, कहीं नहीं है। एमपी में भी सेकंड क्लास, यूपी में भी सेकंड क्लास, लाइक इट टेक्स सम टाइम सो एज टू गेट प्रमोशन फॉर दिस फर्स्ट क्लास, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा रहेगा रूल 11 एंड रूल 12। विटनेस अपेयर्स अटैचमेंट में भी विड्रॉन। अब जैसे अगर आ गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई थी प्रोक्लेमेशन के टाइम पे, अगर आप आ गए हैं जितना उसमें टाइम है, और एंड इफ यू आर सेटिस्फाइंग द कोर्ट की रीजन था या फिर मुझे प्रोक्लेमेशन का पता ही नहीं था, देन कोर्ट वुड बी विड्रॉइंग योर अटैचमेंट। रूल 12 है, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो इम्पोज अपॉन हिम सच फाइन नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज ही है, बट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो टेक दिस, जो 5000 वहां पे होता है, दैट वुड बी द आंसर प्रॉपर फॉर दिस। नाउ रूल 13, मोड ऑफ अटैचमेंट सेम ही है जैसे एग्जीक्यूशन में रहता है, वही रखो, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रूल 14, कोर्ट में ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन्स एज विटनेसेस स्ट्रेंजर्स टू सूट। देखिए हम हमेशा जब भी कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं, वी आर सीइंग दैट हाउ द कोर्ट इज प्लेइंग एन एक्टिव रोल। जैसे ऐसा नहीं है कि कोर्ट इज जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग एज ए म्यूट स्पेक्टेटर, एक मूक बंद, अपना मुंह बंद करके नहीं देख रहा है, कभी वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रहा है, कभी एग्जामिनेशन के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे वी आर सीइंग दैट किसी विटनेस के लिए भी बोल रहा है कि भाई साहब आपका ये केस तो ठीक है, लेकिन दिस पर्टिकुलर माइट बी सर्व्ड एज ए बेटर विटनेस, आप उसे क्यों नहीं लाए? तो रूल 14 है, हेयर इन हाउ द कोर्ट इज आस्किंग कि आप कोई जो विटनेस है उसे प्रोड्यूस कीजिए। तो रूल 14 यू कैन मार्क दिस ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। ड्यूटी ऑफ पर्सन समन टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है, रूल 15 है, डायरेक्टली वुड बी सेइंग कि आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए या फिर समन्स आंसर कीजिए, क्योंकि इफ यू हैव बीन कॉल्ड सो दिस इज द पर्पस ऑफ कॉलिंग यू। नेक्स्ट है रूल 16, व्हेन दे मे डिपार्ट। देखिए रूल 16, 17 बोथ आर इंपॉर्टेंट। रूल 16 देखिए, व्हेन दे मे डिपार्ट, कि वो कब जा सकते हैं। जैसे ही आपका पूरा द केस हैज फिनिश्ड, देन ओनली यू कैन डिपार्ट। और अगर आप उससे पहले चले गए तो सेम ही रूल्स एप्लीकेबल होंगे जैसे कि आप आए ही ना हो। आर यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि आपको जब बोला जाए जाने के लिए तभी आप उठ के जाइए। रूल 18, where any person arrested under a warrant is brought before the court in custody and cannot, owing to the absence of the parties or any of them, give the evidence। उससे पहले ही हम किसी कस्टडी से लेके आए थे उस विटनेस को। The court may require him to give reasonable bail or other security for his appearance at such time and place as it may think fit and proper। कस्टडी से हम लेके आए थे, देयर आर चांसेस कि वो फिर से चला जाएगा, कि वो फिर से आए या ना आए, तो उससे वी वुड बी टेकिंग द सिक्योरिटी कि आप यहीं रहोगे एंड यू वुड बी कमिंग टू द कोर्ट व्हेनेवर यू आर कॉल्ड अपॉन।
रूल 19, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें जो इसका टाइम वो लिखा हुआ है, डिस्टेंस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कितना लिखा है? किलोमीटर्स में है। यस, 100 किलोमीटर्स है, और या फिर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस कवर है, देन इट इज 500 किलोमीटर्स। और अगर मान लीजिए कि वहां पे एरोप्लेन वगैरह का अगर रास्ता मीन्स द वे उपलब्ध है, देन द कोर्ट वुड से कि दूसरा पार्टी जब आपको पे कर ही रहा है तो आ जाइए। जनरली एक्सपर्ट विटनेस। Rule 20, when any party to a suit present in court refuses without lawful excuse, then the court may pronounce judgment against him or make such order in relation to the suit as it thinks fit. Rule 20 आप इसमें देख लेना एक बार, which says that कि how the court would be pronouncing the judgment and make such order where any party to a suit है, ये एक party है, where any party to a suit, it's not applicable to only witness, party to a suit refuses without lawful excuse to give evidence or to produce any document. आप पार्टी हैं, आपको बोला जा रहा है कि so as to produce any document है, और if you are not doing that, then the court would be pronouncing the judgment against you. देखिए रूल 20 जो इसमें रहेगा उससे आपको रूल वाइज याद करना है कि व्हाट इज रूल 20। रूल 1 तो है ही, उसके अलावा ये सारे जो टाइम पीरियड्स हैं दैट आल्सो यू नीड टू लर्न। देखिए हम एक ऑर्डर और डिस्कस करेंगे, दैट इज रूल 17, छोटा सा ही है। देखिए 16A है, इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू कैन रीड एट योर ओन, मतलब सिंपल ही है। इट जस्ट सेज दैट कि देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु आर कन्फाइंड इन प्रिजन, तो उनको किस तरह से आना होता है। ये ऑर्डर 5 में मेंशन्ड है, ऑर्डर 5 में समन्स में रूल 4 उसका देखिए एक बार, रूल 4 देखिए। हाँ, वो जो देखिए ऑर्डर 5 का आई गेस रूल 4 ही है, दैट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगर मान लीजिए आप कोई ये पार्टीज हैं तब उसमें पर्सनल अपेयरेंस के लिए कोर्ट कब आपको कंपेल कर सकता है, दिस इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, ओके। नाउ कम टू ऑर्डर 17 फास्ट, व्हाट डज इट टॉक अबाउट, व्हाट डू यू मीन बाय एडजर्नमेंट्स? हाँ, ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स? 3 इसमें लिखी हुई है, बट प्रैक्टिकलिटी में डू वी फॉलो? नहीं ना। देखिए इसमें एक केस था, वही केस सेलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन विद यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये बोला गया कि जैसे ये कोर्ट केस में कि ये जो आपने लिमिट मेंशन की है, लाइक दिस इज हाउ वी द लिमिट आपने जो मेंशन की है, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, कि आप कैसे आप 3 ही एडजर्नमेंट में किसी को लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही मैगजिम्स है। एक तरफ अगर हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बट देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग, जस्टिस हरिड जस्टिस बरीड, तो आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा, एंड यू कैन नॉट लिमिट द नंबर ऑफ एडजर्नमेंट्स। कोर्ट ने क्या बोला कि देखिए ये जो हमने लिमिट बनाई है एडजर्नमेंट्स की, इट इज जस्ट डायरेक्टरी एंड इट इज नॉट मैंडेटरी नहीं है, बस डायरेक्टरी तो है। अगर आपसे हो पा रहा है 3 एडजर्नमेंट में केस खत्म तो इट्स ओके, एंड इफ यू आर अनेबल टू डू दैट देन ऑल्सो इट्स ओके, तो आप एक्सटेंड उसे कर सकते हो। अब कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आपको एडजर्नमेंट मिलता है, दैट हैज बीन गिवन हियर, कि अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आपकी पार्टी की तबीयत खराब है तब नहीं मिलेगा, अनलेस यू आर एबल टू शो दैट कि आप कोई दूसरा प्लीडर एंगेज नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज हाउ, केवल आप ही के रीजन पे नहीं मिलेगा। ये जो भी है इसमें लिखी हुई है कंडीशंस, जस्ट गिव दोज कंडीशंस अ रीड, कि उसमें कौन कौन सी कंडीशंस है जहां पे यू मे बी गिवन द एडजर्नमेंट और कहां पे आपको एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा। रूल 2 और रूल 3 वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज रूल 2 से? पार्टीज हाँ, जहां आपने डे फिक्स कर दिया था और उसमें आप नहीं आए, वेर ऑन अ डे टू विच द हियरिंग ऑफ द सूट इज एडजर्न, द पार्टीज और एनी ऑफ देम फेल टू appear, then the court may proceed to dispose of the suit in one of the modes as directed under order 9। ऐसा देखेंगे जैसे कि आप आए ही नहीं। और अगर मान लीजिए ये है
rule 3 which says that कि अगर आपने जो टाइम लिया था वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए लिया था और इट वाज फॉर एनी अदर थिंग जो आपने नहीं किया, देन व्हाट द कोर्ट वुड बी डूइंग कि आप लाए ही नहीं, ऐसा ऐसा देखा जाएगा जैसे आपने नहीं लेके आए. द कोर्ट वुड प्रोसीड विद द सूट अगर पार्टीज प्रेजेंट हैं तो. वॉज इट अंडरस्टैंडेबल? ऑर्डर 17. इसमें आपको ध्यान रखना है रूल 1 नंबर ऑफ एडजमेंट्स एंड ऑल्सो केस, वो केस बेस्ड सेलेम एडवोकेट वाला when it was stated that it is just directory and not mandatory. Okay, just recall order 10 rule 3. Order 10 rule 3. Okay, does he record on oath or without oath? ना ये तो चीटिंग हुई, ये तो चीटिंग है. ऑर्डर 10 रूल 3. द क्वेश्चन वाज कि ये क्या ओथ पे है, शपथ पे है या फिर बिना शपथ के है. हाँ तो देख के तो इतना कॉन्फिडेंटली कोई भी बोलेगा. ओके. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. टुमारो हम थोड़ा जल्दी